सो गाइज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। देखो भाई, अभी वैसे तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है सिचुएशन। यहाँ पे T+2 सेटलमेंट डे रख रखा है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन होगी उसके बाद 2 दिन और लगेंगे सेटल होने में आपके ट्रेड को। यानी जिसको शेयर्स चाहिए उसको शेयर्स मिलेंगे, जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन 2 दिन का समय बीच में लगेगा। ऐसा रहता है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये अब T+1 पे आ चुका है कई शेयर्स के लिए, 1 दिन में ही सेटलमेंट हो जाती है। 2003 से ये हुआ था और अभी रिसेंटली पिछले साल जो है T+1 में भी कुछ शेयर्स को एप्लीकेबल करा, धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। Prior to the reform, securities were bought and sold, that is traded, and all position in the stock exchange were settled on a weekly and fortnightly settlement cycle। यानी कि एक एक हफ्ते में जाके एक्सचेंज होते थे, तो लिक्विडिटी जो थी वो कम थी। फिर पहले अगर एक एक हफ्ते में होंगे तो लिक्विडिटी कैसी थी? कम थी। ये बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहा हूँ तुमको मैं, ये लिखना याद नहीं करना। दिस सिस्टम प्रिवेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द सिस्टम। ठीक है जी, काफ़ी टाइम तक था। However, since trades were to be settled on specified rate, this gives rise to speculation and price of share used to rise and fall suddenly due to trading and defaults by brokers। तो इससे क्या होता था पता ही है जी, अगले दिन जो है ना, इस पर्टिकुलर वीक में इस डेट पे सेटल्ड होंगे, तो भाई एकदम से शेयर का प्राइस या तो स्पाइक कर जाता था या बिल्कुल गिर जाता था। अभी क्या है कि T+2 सेटलमेंट है, तो वो अलग अलग शेयर्स के लिए, अब मैंने आज खरीदे तो मेरे अगले 2 दिन में होंगे, इसने परसों खरीदे। आप जब खरीदोगे तब 2 दिन में सेटल होगा। अब कोई कब खरीद रहा है, कोई कब खरीद रहा है, तो प्राइसिंग सही रहती है फिर। ठीक है भाई, तो इसलिए ये लेके है अ न्यू सिस्टम दैट इज़ रोलिंग सेटलमेंट। ये रोलिंग सेटलमेंट है। सो दैट अ ट्रेड टुक प्लेस इट वुड बी सेटल्ड आफ्टर सम डेज। सिंस 2003 ऑल शेयर्स हैव टू बी कवर्ड अंडर द रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम ऑन अ T+2 बेसिस। ऑल शेयर्स, लेकिन धीरे धीरे कवर होते हैं। वैसे ही T+1 में भी धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। अब इसका एक प्रोसेस रहता है भाई। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और उसके लिए सबसे पहले आपके पास 2-3 आइटम आप याद कर लो इसमें से, कि 2-3 आइटम आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि पैन नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स लिख लो, और डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स अगर याद रहे तो कर लो। ठीक है जी, आधार कार्ड भी डाल लो, अब तो नया है। अब देखो वो किसके पास जाना होता है? रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर। जैसे कि शेयर खान हो गया, जीरोधा हो गया, नाम सुने हुए तुमने। ठीक है, अब स्टॉक्स हो गया, इन सब के नाम है। ये सब डीमैट अकाउंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। जैसे कि अब मान लो जेएंस बैठा है सामने, तो जेएंस का अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जब आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, यानी सबसे पहले क्या खुलता है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या खुलता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या खुलता है? अब वो डीमैट अकाउंट खोलेगा, जहाँ पे आपके शेयर जो है डीमैट पोजीशन में। ट्रेडिंग क्या? आप ट्रेड कर सकते हो। डीमैट क्या होता है? देखो, पैसे का लेन देन कर सकते हो, वो एक अकाउंट होता है। एक होता है जहाँ आप पैसे को सेव करके रखोगे भाई। एक तो दुकान के अंदर गल्ला होता है जिसमें रोज पैसे लेते हो देते हो, और एक अंदर एक तिजोरी सी बना रखी होती है जहाँ स्टोर कर देते हो एंड ऑफ द डे में। तो सिमिलरली शेयर्स लेते देते ट्रेडिंग अकाउंट में, और स्टोरेज कहाँ होती है उनकी? कहाँ से निकाल के लाएंगे, कहाँ पे फाइनली स्टोर करेंगे? डीमैट अकाउंट पे। ठीक है जी। और इसको ही बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इसी को और क्या कहते हैं भाई? बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। ठीक है जी। विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। डीमैट क्या है? पहले क्या था कि कागज़ की फॉर्म में शेयर्स मिलते थे, उनको मटेरियल फॉर्म कहते थे। अभी डी मटेरियल फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना। आपने कागज़ वाले शेयर्स को अगर कन्वर्ट करा लिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस कॉन्सेप्ट को भी क्या कहते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। इसलिए वहीं से ये शब्द आया। ही विल ऑल्सो हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन इन दी सिक्योरिटीज मार्केट। एक एक बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो भाई याद करने की जरूरत है क्या इन 2 पॉइंट्स को? समझ में आ गया? तीसरा, इन्वेस्टर क्या करता है? फिर एक ऑर्डर लगाता है विद द ब्रोकर कि भाई मेरे को पर्टिकुलरली एक शेयर्स खरीदने। अब क्लियर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे भाई, कितने खरीदने? मैंने कहा जी 30 खरीदने। कितने रुपए पे खरीदने हैं जी? 100 रुपये का एक शेयर खरीदना। तो जब भी 100 रुपये रेट आएगा, 30 शेयर्स मेरे को खरीद के वो दे देगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी। तो बेस्ट प्राइस अवेलेबल पे
वो देता है। उसके बाद वो क्या, जैसे ही शेयर्स वो खरीदेगा वो क्या देता है, एक प्लेस करने पे ऑर्डर, प्लेस्ड ऑर्डर। उसके बाद क्या देता है, ऑर्डर कन्फर्मेशन। वन मार्कर क्वेश्चन ये बन सकते हैं बहुत सारे। कन्फर्मेशन स्लिप ये देता है। ये 3 पॉइंट हो गए भाई। द ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। वर्क, अब वो ऑनलाइन जाता है और मैच करता है ऑर्डर। ठीक है जी। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जब भी ये शेयर्स खरीद लेगी वो ब्रोकर को बताएगी भाई तूने जो शेयर्स की डिमांड करी थी वो डल गई है। ठीक है। एंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट यानी पूरा हो जाता है। अब ब्रोकर ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देगा। उसने ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप दी थी कि भाई आपने ये ऑर्डर दिया है, ये मैं कंफर्म करके आपको दे रहा हूँ, आपने यही ऑर्डर दिया है। वो कह देगा जी हाँ जी मैंने यही ऑर्डर दिया। वैसे कहता नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। अब इसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज के पास वही ऑर्डर स्लिप लेके चला जाता है, मतलब वही ऑर्डर लेके चला जाता है, स्लिप नहीं लेके जाता। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर पहले आपसे ऑर्डर, भैया दाल मखनी एक ही चाहिए ना, 4 रोटी चाहिए ना, मक्खन लगाना है ना, पूछ लेता है ना एक बार, उसको ऑर्डर कंफर्म करना कहते हैं। इसके बाद अंदर जाता है किचन में, ऑर्डर देता है, बिल निकलवा के ले आता है, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप हो जाती है फिर वो। समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी क्या है, अभी ऑर्डर लेके स्टॉक एक्सचेंज के पास गया। अब स्टॉक एक्सचेंज ने जब भी ऑर्डर कंफर्म कर दिया, अब उसके बाद क्या होता है भाई, ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और आपकी कौन सी स्लिप बनेगी, अब ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप। 1 मार्कर क्वेश्चन, काफ़ी अगर समझोगे नहीं अच्छे से तो फिर वो आपको डाउट में रखेंगे और याद करनी पड़ेगी एक एक आइटम। अब याद करनी पड़ेगी। क्या वो बता देगा भाई तेरा एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, 100 शेयर्स ये थे 30 रुपये में मिल गए तेरे को। बोल भाई तेरा कुछ बोलना। अगर 101 पे शेयर आपने 100 बोला तो वो बाय नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन 101 पे से डायरेक्ट वो 99 पे गिरता है। तो 100 रुपये पे भी आ जाता है और 99 पे भी अगर डायरेक्टली मिल रहा है तो 99 पे भी आ जाता है। कम पे मिल जाएगा, ज़्यादा पे नहीं मिलेगा। तो वो 99 पे ये नहीं करेगा कि आपको 100 सर पे बेचेगा, 100 ऐसा है, आज की डेट में इतना होता नहीं है ये। अब आपको पता है ना एनसीईआरटी हमारा बहुत पुराना है। अब आज की डेट में ऑनलाइन है, विद इन सेकेंड्स ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाती हैं। अभी आज ही मैंने शायद डाला हुआ था एक शेयर 220 रुपये बेचने पे, वो सीधा ही 221 आ गया। तो वो 220 पे नहीं बिका, वो 221 पे बिक गया। समझ गए ना, 80-90 पैसे ज़्यादा पे बिक गया। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ऐसा हो सकता है, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने बोला कि मुझे ना 122 रुपये में शेयर चाहिए 100, और उसी वक्त मैंने 120 रुपये में 100 शेयर डाल दिए कि मेरे को बेचने हैं और इसने बाय करने हैं। तो अगर उसका एकदम से मार्केट ने रेट बनाया 121 का, ठीक है, सॉरी इसने खरीदने थे 122 पे ना, और आप 120 पे बेच रहे हो। ठीक है। हाँ, तो ये क्या करे, इसने एकदम से ऑर्डर अभी अभी डाला 122 का कि एक कभी 120, 21, 122, और मेरा 120 पे था कि मैं मिनिमम 120 पे बेचूंगा। तो वो इसका भी फ़ायदा कर देगा, मेरा भी फ़ायदा कर देगा, वो कर देगा आपस में एग्जीक्यूटिव। थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा वो हो गया, मैं दोबारा एक बार ही दे दूंगा एग्जांपल ये क्लैरिटी के साथ। मैं ही कंफ्यूज हो गया अभी, तो हो जाता है लेकिन आज ही मेरा हुआ है। मैं बेच रहा था 117 रुपये पे, मैंने 100 शेयर्स की डाली और 117 रुपये लिख दिया। उस वक्त मार्केट में ना 117 ही दिखा रहा था और एकदम से रेट हो गया 117 रुपये 90 पैसे। तो मेरे जो 100 एग्जीक्यूट हुए वो 117 रुपये 90 पैसे पे ही एग्जीक्यूट हो गए। किसी ने डिमांड करी होगी 117 रुपये 90 पैसे पे, तो उसने मेरे 117 वाले शेयर 117 रुपये 90 पैसे में बेच दिए। समझ गए। उसने डिमांड करी 117 रुपये 90 पैसे पे, उसने दे दिए, और मैंने लिखा 117 रुपये था कि 117 रुपये बेचने, वो एकदम से आ गया प्राइस वही, तो 117 रुपये 90 पैसे पे बिक गए। तो इसमें बीच में खाने का प्रोविज़न बचता नहीं है। अब पहले हो सकता था, अभी तो कोई प्रोविज़न नहीं है, पहले हो सकता था। दिस नोट कंटेन्स, अब देखो ब्रोकर क्या इशू करता है, अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, अब इसके बाद ब्रोकर इशू करता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब देखो कितनी सारी टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप। अब जब एक बारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। दिस नोट में पूरा कंटेन्स होता है कि भैया क्या क्या है, ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा, सब कुछ।
कंटेन्स डिटेल्स एंड ब्रोकरेज चार्जेस। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका चौथा पॉइंट है, ये चौथा है, हाँ नहीं ये पांचवा पॉइंट है, चौथा था बस ऑनलाइन जाएगा और मैच करेगा ऑर्डर को। ये पांचवा, ये चौथा पॉइंट है, और ये ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप पांचवा पॉइंट में देता है। ठीक है जी, जब स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन देती है। मतलब जब एग्जीक्यूशन होगा। हाँ, चौथा पांचवा एक साथ भी आ जाता है ना फिर वो। और ये आपका छठा पॉइंट है। 6 पॉइंट याद हो गए? पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, एक यूनिक ऑर्डर कोड दिया जाता है हर एक को। मेरे पास हर एक अपने, मैं अब डेली के 10-12 शेयर ऊपर नीचे करता रहता हूँ, तो सबके यूनिक कोड निकलते हैं। मैं वो कोड डालूंगा तो मेरा डीमैट अकाउंट, मैंने किसको बेचा उसका डीमैट अकाउंट सब वो हो जाएगा। कभी कोई दिक्कत हो जाए, मैं कहूँ जी मैंने शेयर्स बेचे, मेरे को पैसे नहीं आए, मेरे जो है ना उसने खा लिए पैसे, जो बीच में ब्रोकर था, तो पकड़ा जाएगा। नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। अब क्या आपका हो गया ना, तो अब मान लो आपने शेयर्स बेचने थे तो आपके शेयर्स ले लिए जाएंगे और मेरा कैश ले लिया जाएगा। क्यों? जब तक क्योंकि ख़रीदा नहीं है तो कैश ले कैसे लेगा? बात सही है ना? बिल्कुल। नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। डिलीवर शेयर्स और पे कैश, ये कौन सा पॉइंट है? 7वां पॉइंट। इसको कौन सा डे कहेंगे? पे इन डे। आप दे रहे हो ना? ठीक है जी, इसको कौन सा डे कहते हैं बेटा? पे इन डे। कौन सा डे कहते हैं? पे इन डे। यही लिख दें। अब क्वेश्चन आ जाए पे इन डे क्या होता है, आप बता सकते हो? एकदम एग्जीक्यूशन होने के 2 दिन बाद कैश जाता है ना, या फिर सर कैश उसी दिन चला जाएगा फिर आपका, और शेयर्स भी 2 दिन बाद। अभी बता रहे हैं ना, रुक तो जाओ। आज 8वां 9वां 10वां पॉइंट इसी के बारे में। रुकते नहीं हो, भगने की लग रही है। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पे इन डे विच इज बिफोर द T+2 डे, यानी ट्रांजैक्शन वाले डे पे, एज द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज ऑन द T+2 डे। दिस सेटलमेंट, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं तुमको। ठीक है जी, T+2 डे से पहले ही। जो 8वां पॉइंट है क्या है, उसके आगे लिख लेना भाई, जो वो बनाया था ना, वो एक बार तुम भी लिख लेना, आसानी से याद हो जाएगा, उसको बना के रखना। तो जो ये सब देना होता है, पे इन डे करना होता है, वो कब करना होता है? T+2 डे से पहले। ठीक है जी। T+2 डे का मतलब क्या है? या तो ट्रांजैक्शन वाले दिन ही हो जाए या ट्रांजैक्शन के अगले दिन हो जाए। T+2 डे से पहले, ये नहीं कि टी से ही पहले, और ट्रांजैक्शन से पहले पैसे दे दो शेयर, कोई कौन सी ट्रांजैक्शन, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वो ट्रांजैक्शन से पहले बोल देते हैं, अरे ट्रांजैक्शन होने तो दो। T+2 डे का मतलब क्या है कि मान लो आपने ट्रांजैक्शन करी है मंडे को, तो T+2 कितना बना? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से पहले, या तो वेडनेसडे वाले दिन हो गया, या फिर जो है ना आपका ट्यूसडे हो गया, या मंडे को ही हो गया। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। अब क्या है देखो, क्या मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाया। तो मान लो ये मैं हूँ, ये मेरा स्टॉक ब्रोकर है, और ये मैं हूँ। ठीक है जी, मेरा स्टॉक ब्रोकर को मैंने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिए आज ही, जिस दिन मेरे ट्रांजैक्शन हुई, टी डे पे। अब इसने क्या करा? स्टॉक एक्सचेंज को अगले दिन ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए। सिमिलरली इधर भी एक आदमी होगा जिसने शेयर्स खरीदे होंगे, ये जेएन से मान लो,
इसके बाल पीले कर देता हूँ। हाँ ऐसे सही हैं, थोड़े काले कर देता हूँ, ऐसी बाल है ना। चलो ये जेंस है। अब जेंस के शेयर, जेंस ने कैश दे दिया अपने ब्रोकर को, और वो ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में कैश पहुंचा देगा। ये अगले दिन पहुंचा दिए, मान लो T+1 पे पहुंचा दिया, ये काम T+1 पे कर दिया दोनों ने, और T+2 पे क्या, T+1 पे कर दिया। अब T+2 पे क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज इसको दे देगी क्या, कैश, और इसको क्या देगी, शेयर्स। अब ये अपने अपने उनको पहुंचा देंगे। फिर अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर। इसके बाद 9th पॉइंट, T+2 डे पे, ये 8th पॉइंट था, डिलीवर द शेयर एंड मेक पेमेंट। कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है भाई। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, पे आउट डे। ठीक है जी। अब डायरेक्टली ब्रोकर क्या करता है 10वें पॉइंट में, जो बताया मैंने, वो उसको शेयर दे देगा। डिलीवर शेयर्स टू इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद उसका डीमैट अकाउंट की डिटेल तो होती ही है, वो डायरेक्टली दे देता है, वहाँ खोल लेता है वो अपना, तो अपना पहुँचा देता है। ये 10वां पॉइंट है। हो गया ट्रेडिंग प्रोसीजर क्लियर अच्छे से। किसमें भाई, एक बात बताओ, जब मैंने अपने शेयर्स बेचे हुए, ये मैंने डाले, तो ये कौन से डे पे डाले होंगे, पे इन डे पे। और इसने भी अपने शेयर्स दिए होंगे, इसने भी कौन से डे पे दिए होंगे, पे इन डे पे। ठीक है ना। अब इन्होंने, मतलब इन्होंने भी इधर दिए होंगे शेयर्स, तो ये पे इन डे कहलाएगा, ये भी पे इन डे है। जब स्टॉक एक्सचेंज अदला बदली करके देती है, बदला बदली करेंगे ना, तो वो पे आउट डे हो गया। ठीक है जी। ये है पे इन और पे आउट, सिंपल है। इन दोनों का इन है, दोनों का आउट है। ठीक है भाई, खत्म।